नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और बिहार बोर्ड में अभी तक हमारे पद्य भाग में भी 11 चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि गद्य भाग तो हमारा पहले ही पूरा हो गया, जो भी 14 चैप्टर थे वो पूरे हो गए थे। अब पद्य भाग है, उसमें भी हमारे 11 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। मुश्किल से 2 चैप्टर बचे हैं, उसमें से आज हमारा जो होने वाला है वो 12वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है हार जीत, और लिखा गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। हार जीत एक कविता है और इस कविता को लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने। अब अशोक वाजपेयी जी कौन है, उनकी क्या लेखन शैली है, क्या साहित्य है उनका, कितनी रचनाएं हैं, जन्म कहाँ कब और किस स्थान पर हुआ, क्या शिक्षा पद्धति थी उनकी, और किस किस तरह की शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने, क्या क्या डिग्रियां हासिल है, कौन कौन से सम्मान प्राप्त है, तो ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उस कविता के कवि का परिचय अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है कि कविता किस उपलक्ष्य में लिखी गई है और कविता लिखने वाले जो कवि है उनके मौलिक विचार किस तरह के। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें उनका कवि परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह जब हम गद्य भाग पढ़ते हैं तो गद्य भाग में हम निबंध पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गद्य के जो लेखक होते हैं, है ना, गद्य के जो लेखक होते हैं वो भी किस विचारधारा के साथ उन्होंने ये रचना की है, चाहे उन्होंने एकांकी लिखी हो, चाहे उन्होंने संस्मरण लिखा हो, चाहे निबंध रचना की हो, चाहे आलोचना हो, कोई व्यंग्यात्मक कथा लिख ली हो, तो ये जो लिखने का तात्पर्य होता है, उनका जो भी लिखने का मतलब होता है, अर्थ होता है, वो किस उपलक्ष्य में किस आशय को प्रकट करने के लिए आया है। और आशय कब पता चलेगा, अर्थ कब पता चलेगा, मोटिव कब मालूम चलेगा, जब हम ये जानेंगे कि ये जो लेखक है उनकी जो विचारधारा है वो किस तरह की है, प्रगतिवादी है, रीतिकालीन है, आधुनिकवादी है, नई कविता के पक्षधर है या प्रयोगवादी है। ठीक है, ऐसे कई, जैसे प्रेमचंद युग के है तो वो कथा सम्राट आ गए, प्रेमचंद का युग कौन सा चल रहा था, प्रेमचंद्रोत्तर युग के है, प्रेमचंद के बाद वाले युग के है, या फिर उससे पहले के युग के हैं। तो ऐसे पता चलता है कि द्विवेदी युगीन है या भारतेंदु युगीन है, कौन से लेखक और कौन से कवि है। इनको जानने के लिए, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियों को जानेंगे, इन उस समय की विचारधारा को जानेंगे, जब पता चलेगा कि लेखक ने उस समय या कवि ने उस समय की रचना में क्या व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हम अशोक वाजपेयी जी के कवि परिचय यानी कि जीवन परिचय को, साहित्य परिचय को, दोनों को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय। जो उन्होंने कविता कौन सी लिखी है, हार जीत। ठीक है, तो ये है हमारे अशोक वाजपेयी जी। अब अशोक वाजपेयी जी का जन्म देखिए, यहां पर हम लिख लेते हैं अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था उनका 16 जनवरी 1941 ईस्वी। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये जन्म और ये कैसे याद करें, तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा आपको। इसके लिए कोई, या तो आप किसी महान हस्ती या घर में किसी के जन्मदिन से जोड़कर देख लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए इनकी अलग अलग, ठीक है, तो आप कर सकते हो। वरना क्या, ऐसा नहीं है कि आपको ये समझाने से याद होगा। जन्म, मृत्यु, जीवन परिचय थोड़ा सा हमें याद करना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है खुद से ही, थोड़ा सेल्फ स्टडी करके। तो ये हम यहाँ पर सिर्फ बताने का कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रटवाए, ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप रटे, ये भी नहीं। एक अलग तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, समझिए उनको कि इनका जन्म कब हुआ था, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो जन्म हुआ था उनका 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग एक स्थान का नाम है जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और वह रहते कहाँ थे मूल रूप से? अब जन्म तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन मूल रूप से कहाँ, मूल स्थान जो होता है, यानी कि परमानेंट जो हमारा एड्रेस होता है वो कहाँ था उनका? सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सागर नाम का स्थान है, वहां पर उनका मूल स्थान था, मूल निवास था। और जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। अलग अलग राज्य आ गए यहाँ पर। माता पिता है उनके, निर्मला देवी उनकी माता है और परमानंद वाजपेयी जी उनके पिता है। तो याद हो गया सभी को? 16 जनवरी 1941 में उनका जन्म हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, मूल निवास उनका सागर मध्य प्रदेश में है, माता पिता निर्मला देवी उनकी माता थी, परमानंद वाजपेयी जी उनके पिता थे। ठीक है, ये एक बार हमको याद हो गया। आगे चलते हैं शिक्षा की तरफ। अब शिक्षा देखिए कि कोई भी कवि या लेखक या हम ही क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति होता है, उसने शिक्षा कहाँ से ली, हाँ, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है कि वे कहाँ से शिक्षित हुए थे, कहाँ उनका रहवास था, यानी कि कहाँ रहते थे, तो उससे भी
फर्क पड़ता है कि उन्होंने किस स्थान पर क्या क्या डिग्री हासिल की है, तो वो भी पता होना चाहिए हमें। तो शिक्षा देखिए, प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से सागर से हुई थी, जो कहाँ पर है, सागर में। और सागर कहाँ पर है, एमपी में। अब ये भी सागर ही है बच्चों। सागर विश्वविद्यालय से बीए किया, ठीक है, सागर में ही उनकी हाई सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने 12th पास किया, हाई सेकेंडरी किया। उसके बाद में सागर में एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहीं से उन्होंने बीए किया। और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ तक तो बीए तक की पढ़ाई तो उनकी कहाँ पर हुई है, एमपी तक, एमपी में ही हुई है, क्योंकि उनका मूल जो निवास स्थान है वो कहाँ था, एमपी में था। लेकिन बाद में जब एमए किया उन्होंने तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है किस तरह की प्रवृत्ति थी उनके अंदर। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, ये उनकी प्रवृत्ति है कि वे क्या क्या उनको मतलब पद मिला था, ठीक है, कौन कौन से पद उन्होंने हासिल किए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, आप समझ रहे हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, है ना, बहुत बड़ा पद होता है। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया उन्होंने। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉलेज है, उस इंटरनेशनल कॉलेज में हिंदी का जो कॉलेज है, ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं, कुलपति, प्रथम कुलपति, ठीक है। उसके से सेवानिवृत्त हुए हैं वे, उसके पद पर रहने के बाद में सेवानिवृत्ति तक का उन्होंने यहाँ पर कार्यकाल किया है, कार्य किया है। आगे देखिए, संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया उन्होंने, दिल्ली में ही रहे। पहले जन्म हुआ उनका छत्तीसगढ़ में, मूल निवास यानी बीए तक की पढ़ाई हुई उनकी एमपी में, सागर में, और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने एमए किया। उसके बाद दिल्ली में रहकर ही उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। उसके बीच में उन्होंने इंटरनेशनल महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी से वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर भी हो गए हैं, ठीक है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद पे भी रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद हासिल करे। अब आते हैं हम सम्मान की तरफ। अब देखिए, होता यह है कि अगर कोई साहित्यकार, कला प्रेमी समाज को कोई कला या कोई योगदान देता है, कुछ समाज के लिए करता है, तो समाज का दायित्व बन जाता है उन्हें सम्मानित करने का, उन्हें बदले में कुछ दक्षिणा देने का। तो वो दक्षिणा क्या होती है, सम्मान होता है एक तरह का। तो सम्मान देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आयु आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 सम्मान, ठीक है, फ्रेंच सरकार ने दिया है। ये तो है उनका, ये इंटरनेशनल लेवल का हो गया, ठीक है, कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स ऑर्डर ऑफ आयु आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 का सम्मान। और पॉलिश सरकार, फ्रेंच सरकार ने अलग दिया है, पॉलिश सरकार ने अलग दिया है, पॉलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि दिए हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, साहित्य अकादमी, दूसरा है उनका दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, उसके बाद में आ जाता है यहाँ फ्रेंच सरकार ने दिया है 2005 में, और पॉलिश सरकार ने दिया है 2004 में। तो इस तरह से टोटल इनके ये सम्मान बनते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, कृतियां। अब देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है ना, कौन कौन से साहित्य को लिखा है। तो 3 दर्जन के लगभग, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 3 दर्जन कितने हो गए, मतलब 36, यानी कि 36 मौलिक संपादित, लगभग बोला है 36, 35, 37 ऐसा भी हो सकता है। 3 दर्जन के लगभग मौलिक, मौलिक का मतलब आप जानते हो, मूल और कहीं की कॉपी कहीं की हुई नहीं है, मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ बिगड़े, कुछ रफू कुछ बिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी रसा है, कविता संग्रह है। ये सारे उनके क्या है, कविता संग्रह है। आप देखिए संग्रह, आप समझते हो एक एक संग्रह में कितनी कितनी कविताएं होती है। तो ये सारे उनके कविता संग्रह, इनमें से कोई भी अगर आपको 3 या 4 भी याद होती है तो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है सारा याद होना, नहीं होता है, बहुत से बच्चों को नहीं होता है। जिनको नहीं होता उनके लिए कह रही हूँ, जिनको हो जाता है याद बहुत अच्छी बात है, सारा लिखो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अगर जिन बच्चों को याद नहीं होता है तो उसमें से आप
3 या 4 लिख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान्य होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कहा गया, आलोचना, ये इनके आलोचना संग्रह है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कह गए, यह आलोचना है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये संपादित कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, ये जो तार सप्तक के कवि है, ये सभी तार सप्तक के कवि है बच्चों। इन तार सप्तक के कवियों की चुनी हुई जो कविताएं थी उनका संपादन भी किन्होंने किया है, अशोक वाजपेयी जी ने किया है। ठीक है, कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे पर एकाग्र संपादित पुस्तकें भी लिखी है उन्होंने। देखिए, कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे, ये सब साहित्यकार है, कवि है, लेखक है। ठीक है, इनका एकाग्र संपादित पुस्तकें भी की है। एकाग्र स्तंभ लेखन में कभी कभार साहित्यिक, पत्रकारिता, संवेद पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का संपादन, द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक भी हुए हैं। इनका संपादन कहाँ पर किया है, द बुक रिव्यू में किया है। और उसके बाद बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनके संपादन में सलाहकार के रूप में भी वे प्रयुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये है उनका कुछ कृतियां हैं, उनकी कुछ सम्मान है, उनके कुछ कार्य है, उनके कुछ संपादन है उनके, तो ये सारे भी आपको इनमें से कुछ याद रखना है। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी है। कौन कौन है? सबसे पहले तो वह कवि है। कौन है? एक कवि है जिन्होंने इतनी सारी बहुत सारे कविता संग्रह लिखे हैं। आलोचक है। आलोचक जानते हो कवि कौन होते हैं? कविता लिखने वाले। वैसे ही आलोचक वो होते हैं कि जिन साहित्यकारों ने, अन्य साहित्यकारों ने जो भी रचना की है उस रचना के अंदर से उस रचना की आलोचना करना, समीक्षा करना। समीक्षक, आलोचक एक ही प्रकार के होते हैं। गुण दोषों को निकालना, अगर कोई बात कही गई है तो क्यों कही गई है और वो समाज के लिए कहाँ तक सही है, साहित्य में उसका क्या स्थान है, वो सारी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो वो काम कौन करता है? आलोचक करता है। विचारक, अब कई ऐसे जिसमें बताया है कि जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इन सब की कविताओं या इन सब के साहित्य पे विचार किया है। तो विचारक के रूप में भी उनकी यहाँ पर पहचान होती है। कला मर्मज्ञ, कला मर्मज्ञ का मतलब होता है कला को जानने वाला, कला के भाव को, उसके मर्म को जानने वाला कौन कहलाता है? कला मर्मज्ञ कहलाता है। संपादक, अगर आप पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हो तो इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, कई ऐसे अनुवाद भी किए हैं, अन्य कवि और अन्य लेखकों की जो भी कविताएं थी उनको भी संपादित किया है। ठीक है, तो इसलिए वे क्या कहे जाते हैं? संपादक भी कहे जाते हैं। संस्कृति कर्मी, संस्कृति कर्मी क्यों कहेंगे? क्योंकि संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो जो संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? संस्कृति कर्मी कहलाता है। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। 20वीं सदी का 7वां-8वां दशक क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा 1970 या 1980। ठीक है, 1970-80 के आसपास का समय है। शती के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति, और ख्याति यानी कि प्रसिद्धि, ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। विस्तृत का मतलब क्या होता है? विशाल है, बहुत बड़ा है। उन्होंने अध्ययन भी किया है तो उसका दायरा बहुत बड़ा है, अभिरुचि है, अनुभव है, ठीक है, अनुशीलन है। तो इन सबका जो दायरा है, उनका जो एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया था। बहुत संकुचित स्थान पर उन्होंने अपना विचारक मन या विचार या फिर संपादित या फिर और भी सारी चीजें थी, कला प्रेमी, मर्मज्ञ, तो इन सब चीजों को छोटे स्तर पे नहीं, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कार्य किया था। आगे देखते बच्चों कि कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। क्या हुआ था बच्चों? देखिए कि कला, साहित्य और ज्ञान की जितनी भी विधाएं थी,
कला, साहित्य और ज्ञान को प्राप्त करने में या उसे समाज में प्रसारित करने में जितनी भी विधाएं थी, यानी जितने भी तरीके थे, उन तरीकों के अलावा परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों को और अनुशासन के बीच समन्वय, मतलब संस्कृति कहीं इधर डगमगा ना जाए, इसलिए उन्होंने अनुशासन बनाए रखा। भले ही उन्होंने कई ऐसे कला प्रेमी थे, कई कला, साहित्य और ज्ञान की अलग अलग विधाएं ली थी, उन्होंने कई तरह की विधाएं ली थी, लेकिन लीक से नहीं हटे थे। जो नियम था, यानी कि जो संस्कृति चल रही थी, उस संस्कृति को डगमगाने नहीं दिया, उसी संस्कृति को स्थायी बनाते हुए उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामाजिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक है। ठीक है, अशोक वाजपेयी एक कवि है और साहित्यकार के रूप में हिंदी अकविता के अनास्थावादी का मतलब ये होता है कि हिंदी अकविता, उसमें आस्था नहीं थी, उनकी नकारात्मक सोच थी। उस नकारात्मक सोच के कारण उन्हें क्या कहा है, अनास्थावादी, नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सर्जनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए हुए हैं। क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर ये बहुत थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज यूज कर ली है, कठिन शब्द यूज कर ले है कि अशोक वाजपेयी एक कवि है, बिल्कुल सही बात है। साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने हिंदी में ख्याति प्राप्त की है, बिल्कुल ये भी है। हिंदी में अकविता के हिंदी में अकविता भी होती है, हिंदी में कविता ही नहीं अकविता भी है। तो अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का कि अकविता नहीं है, इस बात का उन्होंने नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करा है, अपने नकारात्मक विचार प्रस्तुत करे कि नई कविता, अकविता और कविता तीनों चीजें होती है, तो उसका सकारात्मक यूज जो विचार है वो प्रस्तुत किया है। अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सर्जनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आया है। प्रतिकार का मतलब क्या होता है, विरोध करते हुए। प्रतिकार का मतलब क्या होता है, विरोध करते हुए। इस अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का उन्होंने विरोध किया है, अपने सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण के सहारे विरोध प्रकट करा है। ठीक है, उनकी संवेदना, भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। क्या करा है कि उनकी जो संवेदनाएं थी, इस अकविता और कविता के भाव को लेके, अनास्थावादी नकारात्मक भाव के जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन के लिए उनकी जो संवेदनाएं थी, उनकी जो अनुभूतियां थी, उनके जो भाव थे, उनकी जो संवेदना है वो भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने, भाषा ने भी लिया और रचनात्मक चिंताएं थी। रचनात्मक चिंता का मतलब ये होता है कि मौलिक रूप से सोचना, कुछ आपने विचार करा है, उस विचार को वहां पर आपने रच डाला है। ठीक है, चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का, बहुत बड़े पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था कि जितने भी पाठक श्रोता थे या पाठक वर्ग थे, रचनाओं को पढ़ते थे, उनका ध्यान आकृष्ट किया है। ये कार्य किन्होंने किया है, अशोक वाजपेयी जी ने। वे एक समर्थ संभावना के रूप में इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता की जरूरतों और तकाजों को उनको पहचान खरी थी कि कविता किस तरह से लिखी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, कविता का मूल भाव क्या होता है, कविता का तात्पर्य क्या है, कविता के अंग क्या हो सकते हैं, कविता के तत्व क्या हो सकते हैं। तो कविता लिखने का, यानी कि कविता लिखने की जो जरूरत होती है, कविता क्यों लिखी जाती है, उसकी जरूरतों और तकाजों की उनको बहुत पहचान थी, बहुत अच्छी तरह से पहचान थी। ठीक है, वे उन जरूरतों की भरपाई राजनीति और विचारधारा के उत्ताप भरे तात्कालिक तत्वों से नहीं करते हुए गहनतर रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ पेख के लिए समुद्र दिखाई पड़े थे। अब देखिए कि जो कविता की जरूरत है, उस कविता की जरूरत को पूरा करने के लिए वे राजनीतिक विचारधारा को नहीं लाते थे, पॉलिटिक्स नहीं करते थे, एक दूसरे के ऊपर आलोचनात्मक या खींचातानी नहीं करते थे, आक्षेप नहीं लगाते थे, पक्ष विपक्ष यानी कि आरोप अर्पित नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया है कि विचारधारा की उत्ताप भरे तात्कालिक तत्वों से नहीं किया, बल्कि गहनतर यानी गहराई से रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ रेख के लिए समुद्र दिखाई पड़ते थे कि गहराई से, रचनात्मकता में गहराई होनी चाहिए, इस गहराई के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील दिखाई पड़ते थे, हमेशा। तो इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताया है। आगे उनकी ये रचनात्मक खोज तो जारी रही,
किंतु इसके लिए मानव संबंधों के परिवर्तनशील यथार्थ से भरे हुए जीवन और समय समाज के बीच जैसी गहन सन्नद्धता ऐसे स्वाधीन चेतना कवि के लिए अनिवार्य थी, वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। क्या हुआ कि उनके जो विचार थे, उनके विचारों के कारण ये समाज के जो विचार थे, पाठक यानी कि श्रोता के विचार और अशोक वाजपेयी जी के विचार कुछ तालमेल नहीं बना पाए, और उस तालमेल नहीं बना पाने के कारण क्या हुआ कि उनकी स्वाधीन चेतना यानी कि वे स्वतंत्र रूप से लिखते थे, किसी बंधन में बढ़कर नहीं लिखते थे, अपनी मौलिक रचनाएं करते थे, और मौलिक रचनाएं और स्वतंत्र लेखन की वजह से क्या हुआ कि कवि के लिए अनिवार्य थी और वह उन्हें प्राप्त नहीं हो सका कि स्वाधीनता, सन्नद्धता यानी कि गहन सन्नद्धता यानी कि गहराई से सोचना और गहराई के विचारों को उकेरना, और वो भी स्वतंत्र रूप से, ये उन्हें मतलब कई हद तक वे सफल नहीं हो सकी, और वे ऐसी जो परिस्थितियां थी वो उन्हें साहित्य जगत में प्राप्त नहीं हो सकी, उन्हें मिल नहीं सकी। उनकी बहुविध व्यस्तताओं का मतलब क्या होता है, जो बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, ठीक है, व्यस्त रहना। उनकी बहुविध व्यस्तताओं भरी जिंदगी ने ऐसा अवसर उन्हें लेने नहीं दिया, क्योंकि वे खुद भी बहुत बिजी रहते थे, बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारे दायित्व थे। उन दायित्वों के कारण क्या हुआ कि जो अशोक वाजपेयी जी जिस तरह की कृति को लिखना चाहते थे, जिस तरह के साहित्य को लिखना चाहते थे, वो साहित्य उन्होंने तरीके से और ढंग से नहीं लिख पाए, क्योंकि उन्हें न तो सन्नद्धता मिल पाई और न स्वाधीन चेतना के कारण लिखना था उन्हें, तो उसके लिए समय की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर उनके पास समय नहीं था, समय की उपयोगिता को वो जानते थे, और समय की कमी के कारण वो जिस तरह का साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते थे वैसा वे नहीं कर पाए, लेकिन कहीं हद तक उन्होंने जितनी कोशिश की वह भी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं बच्चों कि वे विविध कलाओं के सौंदर्य तथा दर्शन के शाश्वत प्रश्नों, सरोकारों, इंद्रिय सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लेस करते हुए आगे बढ़ चले। उनकी कविता में व्यक्तिक आग्रह बढ़ने लगे। व्यक्तिक आग्रह का मतलब होता है पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तिगत तौर पर एक सिंगल पर्सन के लिए वो लिखने लगे। क्या हुआ कि वे विविध कलाओं के सौंदर्य, जितनी भी कलाएं थी उनकी सुंदरता को, दर्शन के शाश्वत प्रश्नों को, सरोकारों को, इंद्रिय सुखों को और लालसाओं से अपनी कविता को लेस करते हुए, यानी कि ये सारी चीजें उनकी कविताओं में समाहित होने लग गई और उनकी कविता में व्यक्तिक आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्यम वर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता में एक तरह की स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना पर्युत्सुक है और भाषा स्फूर्त, समर्थ, भारहीन और अर्थग्राहिणी है। ठीक है, यहाँ पर उनकी भाषा की विशेषता आ गई है कि सबसे पहले ये बताया है कि खुशहाल मध्यम, उनकी जो कविता है उसकी जो प्रवृत्ति कैसी है कि खुशहाल मध्यम वर्ग की जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी अभिरुचियों को तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट करने में उनकी कविता एक तरह की स्वच्छंदता विकसित करती है। स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी विकसित करती है। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस का मतलब होता है मन, जिसका मानसिक जो स्तर है वो विस्तृत है, उदार है, संवेदना पर्य उत्सुक है, संवेदना में मतलब उत्सुकता जागती है, और भाषा कैसी है? स्फूर्त है, समर्थ है, भारहीन है और अर्थग्राही है। यानी कि भाषा प्रवाह में चल रही है, स्फूर्त यानी प्रवाह में चल रही है, समर्थ है यानी कि पाठक पढ़ने में समर्थ हो जाता है, सहज समझ में आ जाती है, भारहीन है, कठिन शब्दों का भार नहीं है, तत्सम शब्दावली को भार नहीं है उसके अंदर, और अर्थग्राहिणी है और जल्दी से उसका अर्थ जो भी लिखा गया उसका अर्थ आसानी से समझने योग्य है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अर्थग्राहिणी है। आगे देखिए बच्चों कि प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी की कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। यह आपको कविता संग्रह याद रखना है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। और एक पद्य कविता है, ये कैसी है? गद्य कविता है, सॉरी गद्य कविता। अब आप सब कहते होंगे कि मैम जो ये कविता होती है वो कैसी होती है? ये तो पद्य होती है, लेकिन ये गद्य कविता कैसी है कि गद्य भाषा में लिखी गई पंक्तियों को भी आप कविता के भाव से पढ़ लो, इस तरह की उन्होंने। अब ये देखिए कि यहाँ पर उनकी एक अद्भुत रचना दिखाई देती है, नहीं देती है? क्या गद्य में कविता होती है? लेकिन अशोक वाजपेयी जी ने गद्य में भी कविता का सृजन किया है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविता काफी संख्या में लिखी है, प्रकाशित भी की है। हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है,
जो वस्तु तो कविता नहीं, गद्य का ही एक रूप हुआ करता है, किंतु गद्य कविता नहीं है और पिछले 15-20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लिखी गई है। और ये जो अगर हम कह सकते हैं कि पिछले 15-20 वर्षों में अगर लिखी गई है तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग का एक प्रचलन चल गया है कि गद्य में कविता लिखना, गद्य काव्य लिखना। ठीक है, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और यूरोपियन तथा अमेरिकी भाषाओं में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं शती के पूर्वार्ध विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही होता आ रहा है। आगे देखते हैं बच्चों कि फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की ऐसी गद्य कविताएं टी.एस. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई है, किंतु वे आकार में बहुत लंबी है। इस तरह की छोटी गद्य कविता खास तौर पर हिंदी में है, बहुत नहीं है और इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणता में निहित है। समसामयिक का मतलब क्या होता है? तात्कालीन समय, क्या बोल सकते हैं इसे? तात्कालीन समय, यानी कि जिस समय ये कविता लिखी गई है, जिन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई है, उसको कहते हैं समसामयिक, उस समय के वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए। कहा गया है कि अंग्रेजी में जो गद्य कविता लिखी जाती थी वो काफी लंबी होती थी, है ना, लेकिन हिंदी में जो लिखी जाती थी वो छोटी थी, इसलिए उसे आसानी से समझा जा सकता था। कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती थी। फैशन यानी कि भाई दौर चल रहा है ना, दौर चल रहा है तो चलो हम भी लिख लेते, तो कुछ तो ऐसे ही फैशन के रूप में किसी कवि ने लिख ली। ठीक है, और किंतु मूलतः इनकी रूप संरचना का उत्स कवि के काव्य अनुभव को होता है। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि ये जो कविता लिखी गई है और ये जो गद्य कविता लिखी गई है इसका कोई कारण है, तो कारण क्या होगा? काव्य का अनुभव। क्या होगा? काव्य का अनुभव, यानी कि जिस कवि को काव्य का अनुभव है वही इस गद्य कविता को लिख सकता है। ऐसे ही कोई चलता फिरता इंसान तो नहीं लिख सकता, वो तो फैशन हो रहा है फिर, जो गद्यात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है? गद्यात्मक होता है। काव्य का अनुभव है, लेकिन वो किस शैली में लिख रहा है? गद्य शैली में लिख रहा है, पद्य शैली में न लिख के गद्य शैली में लिख रहा है, इसलिए वो क्या कहा जाएगा? गद्य कविता या गद्य काव्य कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों कि गद्यात्मक यानी दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनन चिंतन के रूप में जगा हुआ विवरण धर्मी, युक्ति, तर्क, कारण, घुमावदार, पेचीदा और चौरस भी है। यह कविता शासक वर्ग, राजनीतिक, युद्ध इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारे वास्तविकताओं को बेपर्द करती है। बेपर्द का मतलब होता है खोल देती है। क्या बोलेंगे? खोल देती है। खोल देती हुई हमें एक ऐसी प्रतीति जगाती है। प्रतीति का मतलब क्या होता है? ऐसी, हम बोल सकते हैं प्रतीत होना, यानी अवगत होना। हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा बोल सकते हैं जिसे, या जानने का भाव। ठीक है, ऐसी प्रतीति जगाती है जो अपक्षेकी का मतलब होता है दूसरों के मुख की तरफ। ठीक है, दूसरों के मुख की तरफ बोल सकते हैं, और बंधुआ नहीं है, यानी कि किसी और के मुख की अपेक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, पर मुख अपेक्षी या बंधुआ नहीं है। बंधुआ किसे बोलते हैं बच्चों? बंधुआ उसे बोलते हैं जो एक तरह से दास होता है, दास से भी निचले गिरा हुआ, बिल्कुल, है ना, दास होता है, उसे कहते हैं। गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। तटस्थ का मतलब होता है किनारा, यानी कि जो अलग है, अलग। ठीक है, बिल्कुल अलग है और मानवीय है, यानी कि मनुष्य के रूप में है। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यहाँ एक वानगी है, यानी कि ये जो कविता बताई है और कौन सी शैली में है? गद्यात्मक शैली में लिखी गई है। ये जो अशोक वाजपेयी जी ने हार जीत नाम की जो कविता लिखी है वो गद्यात्मक शैली में लिखी है, गद्य काव्य में लिखी है। और ये जो भाषा है इसकी बिल्कुल स्फूर्त है, भाव ग्रहणी है, अर्थ ग्रहणी है, समर्थ है, समझने योग्य है। ठीक है, और देखा जाए तो कहा जाएगा यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने वाली है और बिल्कुल तटस्थ, यानी कि अन्य कवियों की तुलना में ये बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कहेंगे कैसी रचना है? ये मौलिक रचना है, कवि की एक विलक्षण क्षमता को यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली रचना है। कौन सी? हार जीत नामक की कविता। ठीक है,
इसके साथ देखिए बच्चों, हमने ये जाना है कि अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहते थे, उनका जीवन परिचय क्या है, माता पिता कौन है, शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है, सारी चीज़ों को जानने के बाद में अभी हमने जो यहाँ पर कविता और उनकी कविता का जो परिचय पढ़ा, उसमें यही जाना है कि उन्होंने ये जो कविता लिखी है वो कैसी शैली में लिखी है, गद्यात्मक शैली में। अभी तक हम जितने भी पद्य भाग जो पढ़ रहे थे उसमें पद्यात्मक शैली में कविता के तरीके से लिखी गई थी, लेकिन ये जो कविता हम पढ़ेंगे वो है गद्यात्मक शैली में, यानी कि एक पैराग्राफ के शैली में लिखी जाने वाली कविता गद्य काव्य कहा जाता है। और गद्य काव्य ये आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, कई लोग इसमें लिखते हैं। आधुनिक कविता में जब प्रयोगवादी और नई कविता का जब दौर आया था बच्चों, तो उसमें ये था कि कविता लिखी बिल्कुल साधारण गद्य भाषा की तरह लिखी जा रही है, बस उसे कविता का एक फॉर्म दे दिया है एक तरह से कि 3 पंक्तियां यहाँ रख दी है, इस तरह से रख दी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बावरा हेरी जो अज्ञेय जी की रचना है वो भी ऐसा ही लगता है जैसे कोई गद्य शैली में लिखी गई है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा नामक जो कविता वो भी ऐसा ही लगता है जैसे कोई गद्य शैली में लिखी गई है, क्योंकि उनका रूप जो है वो भले ही पद्य शैली में, लेकिन लिखने का जो तरीका वो भी ऐसा लगता है, क्योंकि भाषा उस समय ऐसे सहज सरल और अर्थ ग्रहण भाषा थी कि आसानी से समझ में आ जाती है, बस उसका जो भाव है वो कहीं और उठकर जाता है। तो भाव को समझना ही कविता का एक मर्म प्रस्तुत करने वाली या मर्मज्ञ को जानने वाली, यानी उसके भाव को जानने वाला हो सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा अशोक वाजपेयी जी के जीवन परिचय को लेकर था, हमारी कविता हार जीत के परिचय को लेकर था। आज यहीं समाप्ति होगी। अगले लेक्चर में अशोक वाजपेयी जी की गद्य शैली में लिखी गई कविता हार जीत को लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।